Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हम अकाउंटेंसी का थर्ड लेक्चर जो हम पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स उसका पार्ट 3 लेके आ गए और कोशिश करेंगे आज इस पार्ट में हम मैक्सिमम कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में एसेट्स और लायबिलिटीज समझ लिया था। अब ऐसे ही कुछ और टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमने जानना है, समझना है, पढ़ना है, तो वो समझते हैं हम। तो नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो थोड़ी देर के लिए समझना। एक वर्ड लिखा है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा वर्ड लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एक वर्ड लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, एक वर्ड लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। यहां पे रिसिप्ट से कमाई से मतलब है, यहां पे रिसिप्ट मतलब इनकम। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी क्या हो रही है? कमाई हो रही है। तो वही वर्ड यहां पे भी है, रिसिप्ट मतलब इनकम, कमाई। तो सर रिसिप्ट मतलब तो ठीक है, पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट रिसिप्ट। तो ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू क्या है? तो इसके पहले जो वर्ड लगे हैं कैपिटल और रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों क्या होता है, एक कंपनी ले लीजिए, लेट सपोज मैं पार्ले जी कंपनी ले रहा हूं। ये एक कंपनी है पार्ले जी। बताओ पार्ले जी बिस्किट जो बनाती है कंपनी, पार्ले जी कंपनी जो है वो बिस्किट बनाती है, उसका काम क्या है? उसका काम है बिस्किट बनाना। ठीक है, क्या बनाना? बिस्किट बनाना। और उन बिस्किट्स को क्या करना? आगे सोल्ड कर देना, बेच देना। इन बिस्किट को आगे क्या कर देना? सोल्ड। तो बताओ जब ये पार्ले जी कंपनी बिस्किट बनाएगी, पार्ले जी बिस्किट बना रही है, कोई भी बिस्किट मान लो, ब्रिटानिया, पार्ले जी, कोई भी बिस्किट बना रही है, बिस्किट बेच रही है, बिस्किट बना रही है, बिस्किट बेच रही है। तो ये कंपनी का नॉर्मल काम है। कंपनी का काम ही क्या है? बिस्किट बनाना, बिस्किट बेचना। तो जब कंपनी का जो नॉर्मल काम होता है, जिस चीज के लिए कंपनी बनी है, अगर उसको बेच के उसकी कुछ क्या हो रही है? इनकम। तो उस टाइप की रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसी में एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है टाटा मोटर्स। कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स। बताओ टाटा मोटर्स का काम क्या है? गाड़ी बनाना। ठीक है, क्या बनाना? गाड़ी बनाना। फिर उस गाड़ी को क्या कर देना? बेच देना। तो जब गाड़ी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगी? हमारी इनकम, कमाई होगी। तो जिस कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी होती है, अगर उसको करके उसकी कोई कमाई हो रही तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे एप्पल कंपनी है, वो क्या बनाती है? मोबाइल फोन्स, और भी चीज बनाती है, लेकिन अभी हम सिर्फ मोबाइल फोन डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल फोन बनाएगी, बेचेगी, बनाएगी, बेचेगी, तो उसकी कुछ कमाई हो रही। इस टाइप की रिसिप्ट को बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर होगी बात? तो सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जब बिजनेस की इनकम तो हो रही है लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं हो रही है। तो ध्यान से समझना, टाटा मोटर्स ने क्या बेची? कार बेची। तो उससे जो भी इनकम हुई, उस इनकम को मैं क्या बोल रहा हूं? रेवेन्यू रिसिप्ट। आ गई बात समझ में? अब क्या हुआ, टाटा मोटर्स के पास ना एक मशीन रखी थी। टाटा मोटर्स कंपनी में एक क्या रखी थी? मशीन रखी थी। कोई मशीन रखी थी, इसने कंपनी ने ये बेच दी। तो उसकी तब भी तो क्या हुई होगी? कुछ ना कुछ इनकम। तो मेरे को ये बताइए, क्या टाटा मोटर्स का काम मशीन बेचने का है या कार बेचने का है? मशीन मतलब एसी रखा था कोई पुराना, या कोई पुरानी मशीन होगी, कोई भी पुरानी मशीन थी, उनने वो बेच दी, बेच के कुछ ना कुछ उसकी कमाई हुई। तो मेरे को ये बताओ, क्या टाटा मोटर्स का काम मशीन बेचने का? नहीं सर, उसका काम तो क्या है? कार बेचने का। तो जब कंपनी कोई पुराने एसेट्स बेच देती है या ऐसा कुछ बेचती है जो उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उससे जो भी कमाई होती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब वो बार बार होगा। आप गुड्स बनाओगे, बेचोगे, गुड्स बनाओगे, बेचोगे, बार बार होगा। लेकिन जब कैपिटल रिसिप्ट
कभी कभार होता है, ठीक है, बार बार नहीं है, वो रिकरिंग नहीं है, वो कभी कभार होता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार कोई मशीन, हमारा एसी कोई और चीज खराब नहीं होगा कि उसे हम बेच दे रहे या कोई एसेट बेच दे रहे। आ गई बात समझ में? तो ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या कह रहा है, देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम दी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अमाउंट कैसे रिसीव हो रही है? हमने कोई क्या बेच दी है, फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। हमने कोई मशीन बेच दी, एसी बेच दी, कुछ भी बेच दिया, हमारे पास लैंड थी, जमीन थी, वो बेच दिया। तब यहाँ पे मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, पैसे कहां से मिल रहे हैं? जब आप गुड्स बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। क्लियर है? मेन डिफरेंस यही है, और भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही होता है। दूसरा क्या है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इन केस ऑफ कंपनी, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन। तो ये दो पॉइंट भी है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो पॉइंट पहले हमने समझा। इधर बोल रहा है कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विस रेंडर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया? तो रेवेन्यू रिसिप्ट जब आप गुड्स को बेचोगे उससे जो कमाई होगी, कैपिटल रिसिप्ट जब आप क्या बेच दोगे, कोई एसेट्स, और एसेट्स कभी कभार बेचे जाते हैं। क्लियर है? ऐसी अगला डिफरेंस है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है बच्चों खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। इसको भी अच्छे से समझते हैं। अब हमारी फिर वापस से मैं कह रहा हूं, हमारे पास है एक कंपनी, ठीक है, क्या समझा रहा हूं? एक्सपेंडिचर समझा रहा हूं। हमारे पास है एक कंपनी, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कंपनी को क्या करने पड़ते हैं? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक, कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। तो एक एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो वर्ड लिखा है बच्चों एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, ठीक है, पैसे जा रहे हैं। तो सर ये पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये रेवेन्यू वाले कौन से हैं और कैपिटल वाले कौन से हैं? तो जब आप कंपनी चलाते हो ना, तो आप बहुत सारे एसेट्स भी परचेज करते हो। आप बहुत सारे क्या परचेज करते हो? एसेट्स भी परचेज करते हो। तो जब आप एसेट परचेज कर रहे हो तो पैसे खर्च होंगे। तो जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो जो वाला खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल की। ठीक है, मान लो मेरा बिस्किट बनाने का काम है, तो मुझे मशीनरी भी चाहिए, तो वो एसेट हो गई, उस टाइप का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो उसमें पैसे खर्च होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब बिस्किट बनाने में जिस जिस चीज की जरूरत है, जैसे मुझे वीट गेहूं चाहिए, शुगर केन चीनी चाहिए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तो जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको मैं रॉ मटेरियल बोल रहा हूँ। तो उस टाइप के खर्चे को, उस टाइप जो हम परचेज करेंगे उस टाइप के खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बिजनेस दो टाइप से खर्चे करता है। एक खर्चे जो बिजनेस में गुड्स बनाने के लिए जरूरी है, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पे करना, सैलरी देना, इस टाइप के खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, ठीक है, जब आप कोई क्या परचेज कर रहे हो? एसेट, तब भी खर्चा हो रहा है, तो उस टाइप के खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले वर्ड था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे जा रहे हैं, खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से मैंने क्या डिस्कस कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तब होता है जब हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं। देखो लिखा है any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure। क्या हो सकता है? आपने बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो उस चीज में जो भी खर्चे होंगे उसको भी क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझा दिया।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब भी आप कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हो, इस टाइप के खर्चों को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होते हैं। एक और बच जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले इसका मतलब पढ़ते हैं, ठीक है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. The benefit of such an expenditure generally lasts between 3 to 7 years. तो deferred revenue expenditure का क्या मतलब है बच्चों? Deferred revenue expenditure ऐसा खर्चा होता है, ठीक है, जैसे मैं एक डेट लिख दे रहा हूं, 1 मार्च 2024। आज आपने खर्चा किया मान लीजिए 5 लाख का, ठीक है? कितने लाख का खर्चा किया? 5 लाख। और जो ये खर्चा होता है, ये बेसिकली खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट में। किस चीज में खर्चा होता है? एडवर्टीजमेंट में, ठीक है? जब हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते हैं बेचने के लिए। तो जो इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, जो हमने एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया है, ठीक है, हमने शाहरुख खान को लेके आए, सलमान को, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज, इसका बेनिफिट तुरंत नहीं मिलता। इसके बेनिफिट को मिलने में 3 से 7 साल लग जाते हैं, ठीक है? कितने साल लग जाते हैं? 7। तो इतने पीरियड, मान लो 5 साल लग गए, तो पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि पहले साल हम सिर्फ खर्चा कितना दिखाएंगे? 1 लाख। फिर 1 लाख अगले साल दिखाएंगे, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें एक साथ नहीं मिलता, आने वाले सालों में धीरे धीरे मिलता है। तो उस खर्चे को भी हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5 सालों में। तो इस टाइप के खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कमाने के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया है एडवर्टीजमेंट में, वो इस टाइप के खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल टर्म है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। एक्सपेंसेस क्या है? जो बच्चों हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा, जो हमने क्या समझा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है? जब मैं कोई भी क्या परचेस कर रहा हूं? रॉ मटेरियल, गुड्स को बनाने के लिए जो चीज जरूरी होती है, ठीक है? हमारी कंपनी है जिसका पार्ले जी कंपनी, हमें बिस्किट बनाना। अब बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, गेहूं, व्हीट, ठीक है, शुगर केन, ड्राई फ्रूट्स, केमिकल, मिल्क, जो भी चीजें जरूरी है, तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है? तो और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको किस नाम से जानते हैं? रॉ मटेरियल। जो मैं रॉ मटेरियल वर्ड यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेम होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो जब आप गुड्स को खरीदोगे, मतलब रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, आप इन चीजों के लिए पैसे पे कर रहे हो, तो इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? एक्सपेंसेस। अगर कोई एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जा रही है, किसी एसेट की वैल्यू क्या हो जा रही है? डिक्लाइन हो जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। उसको भी क्या माना जाता है? एक्सपेंसेस। उसको भी क्या माना जाता है? एक्सपेंसेस। तो बात आ गई समझ में? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था कि जो बिजनेस को करने के लिए जरूरी है, देखो रॉ मटेरियल जरूरी है, रेंट देना जरूरी है, कमीशन देना जरूरी है, सैलरी देना जरूरी है, एडवर्टीजमेंट जरूरी है, तो उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इनकम। तो बच्चों, इनकम समझने में हमें पहले एक इक्वेशन समझनी होती है। इनकम हम किसे समझते हैं तो वो मैं बता रहा हूं। एक वर्ड होता है इनकम, एक वर्ड होता है रेवेन्यू, एक वर्ड होता है एक्सपेंसेस। तो इसमें हमें समझा रहा है कि इनकम क्या है। क्या समझा रहा है? कि इनकम क्या है। तो बात को समझना, एक कंपनी है, मान लीजिए टाटा मोटर्स ही है, इसने क्या बनाई? कार बनाई, ठीक है? इसने क्या बनाई? कार बनाई। अब ये कार बना के क्या करेगी? सोल्ड, ठीक है? तो मतलब मान लो इसने सोल्ड की 5 लाख की, तो कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए। तो जो कंपनी को टोटल रुपए मिलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। कि कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा?
5 लाख, क्योंकि वो गाड़ी टोटल कितने में बेची? 5 लाख। क्या इस गाड़ी को बनाने में बच्चों कुछ एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, खर्चे हुए होंगे? उसमें हमने टायर डाले हैं, बॉडी लगाई है, सब कुछ, लाइट फिट की है, सीट है, स्टीयरिंग है, इंजन है, सब कुछ उसमें हमने लगाया, तो उसमें कुछ कंपनी का खर्चा भी हुआ होगा। तो कंपनी को इस कार को बनाने में जो भी खर्चे आए, मान लो 4 लाख रुपए का खर्चा आया, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। उसको क्या बोला जाता है? एक्सपेंसेस। तो कमाए हमने 5 लाख रुपए, रेवेन्यू था 5 लाख, खर्च हो गए उस प्रोडक्ट में 4 लाख, तो हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1 लाख रुपए का। इसी को बोलते हैं इनकम। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम। जो टोटल रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो बचेगा उसी को क्या बोला जाता है? इनकम। समझ में? कार बेची तो कितने रुपए मिले? 5 लाख। इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू भी समझ रहे हो। एक्सपेंसेस, उस कार में कंपनी के भी तो पैसे लगे होंगे। जैसे आप एक बिस्किट खरीद के लाते हो दुकान से, 10 रुपए का बिस्किट लाए, तो जब आपने शॉपकीपर को 10 रुपए दिए, तो पूरे के पूरे 10 रुपए शॉपकीपर के नहीं होते हैं। पूरे के पूरे 10 रुपए शॉपकीपर के नहीं होते हैं। जस्ट ए मिनट। डन। एक्सपेंसेस, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे कुछ क्या हुए होंगे? खर्चे हुए होंगे। तो वो खर्चे माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचता है उसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? इनकम। फिर अगला क्या है बच्चों? प्रॉफिट। जिसको हम इनकम बोल रहे हैं, सेम वही चीज क्या होती है? प्रॉफिट। उसी को सेम उसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो इनकम और प्रॉफिट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? सेम होता है। आगे चलते हैं। गेन। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमने समझना है, गेन क्या है। तो अभी मैंने पीछे आपको एक वर्ड समझाया, प्रॉफिट, जो मैंने बोला बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह? इनकम। जिसे हम इनकम बोल रहे हैं उसी को हम क्या भी बोलते हैं? प्रॉफिट। तो सर एक वर्ड और आता है, दैट इज कॉल्ड गेन। ठीक है, तो पहले एक चीज थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, प्रॉफिट और इनकम क्या होता है। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जब आप कोई क्या कर रहे हो? बिजनेस, उससे जो भी आपको फायदा हो रहा है, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। या उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम। जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, अगर उससे फायदा हो रहा है, टाटा मोटर्स का काम क्या है बच्चों? गाड़ी बनाना। गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट होगा, तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट और इनकम। लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या किया ना, ड्रीम 11 में टीम बनाई। समझ रहे हो? ड्रीम 11 आप लोग भी बना रहे होगे, और टाटा मोटर्स जीत गया 5 करोड़ रुपए। तो क्या वो 5 करोड़ रुपए उससे बिजनेस से रिलेटेड थे? नहीं, उसके बिजनेस से रिलेटेड वो पैसे नहीं थे। तो जब आप पैसे कमा रहे हो, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं कमाए हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो जब आप बिजनेस से रिलेटेड पैसे नहीं अर्न करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? गेन। और बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको फायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट और इनकम। तो समझ में आ गया गेन क्या होता है? आपकी इनकम तो हो रही है, आपने पैसे तो कमाए हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड नहीं है? बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इट इज अ मॉनिटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। वो क्या है? इंसिडेंटल। जैसे बोला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई एसेट बेच दिया। विनिंग अ कोर्ट केस, आपने कोई केस जीत लिया। ठीक है, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट क्या है? आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी 20 लाख की, और अगर आज बेचोगे तो कितने लाख की बिकी? 25 लाख की। कितने का फायदा हो गया? 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो इसी को गेन बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग बेचना टाटा मोटर्स का काम नहीं है। टाटा मोटर्स का काम क्या है? कार बना के बेचना। तो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आपको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड गेन। क्लियर होगी बात यहां तक बच्चों? ठीक है, अगला टर्म जो हमने समझना है, परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज तो सबको पता है बच्चों, परचेज क्या होता है। ठीक है, एक ये कंपनी है और कोई भी पर्सन है, इससे हमने गुड्स क्या करें? परचेज करें। चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज किया हो, कुछ भी परचेज किया हो। आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारी चीजें परचेज मतलब खरीदना। मुझे जो समझाना है वर्ड, वो समझाना है परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न मतलब होता है जो चीज हमने खरीदी सेम गुड्स को आप क्या कर दे रहे हो, वापस कर दे रहे हो। आप क्या कर दे रहे हो, वापस कर दे रहे हो। इसी को बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, खरीदा और उसी को क्या करा, वापस। सर वापस क्यों करेंगे? मान लीजिए आप मार्केट से एक टी शर्ट लेके आए, एक शर्ट खरीदी, दैट इज कॉल्ड परचेज। जब आप घर आए तो आपको पता चला कि उस शर्ट में या उस टी शर्ट में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप नेक्स्ट डे उसको क्या कर दोगे, वापस। तो उसी को बोला जाता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं आएगा, पर क्वेश्चन में आएगा रिटर्न आउटवर्ड, जो सामान खरीदा था वो वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। ऐसी मुझे आपको क्या समझाना है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स मतलब क्या है बच्चों? सेल्स मतलब है हमने गुड्स क्या कर दिए, बेच दिया। हमने गुड्स क्या किया, सोल्ड, बेचा। इसको तो बोलते हैं सेल्स। कभी कभी क्या होगा, ये पर्सन जो हमने सामान बेचा है वो हमें क्या कर देगा, वापस कर देगा, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। क्या करेगा, वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो जब कोई पर्सन सामान जो बेचा है उसको वापस करता है तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं रिटर्न इनवर्ट के नाम से। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ट के नेम से जानते हैं। अगले टर्म्स में चलते हैं बच्चों। अगला टर्म क्या है, गुड्स। गुड्स क्या है उसको समझते हैं। कह रहा है गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड। तो गुड्स मतलब होता है सामान। जब एस लग जाता है तो बच्चों उस गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। कह रहा है ऐसा कोई भी सामान जो आपने किस पर्पस से परचेज किया है, रीसेल के पर्पस से, या उसका आप इस तरीके से यूज कर रहे हो कि उसको प्रोड्यूस करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना के आप उसको बाद में क्या कर सको, सेल कर सको। आ गई बात समझ में? तो गुड्स किसको बोला जाता है, जिस कोई भी ऐसा सामान जिसको हमने बेचने के पर्पस से खरीदा है, या जिसकी हेल्प से मैं कोई गुड्स बनाऊंगा फिर बाद में उसको मार्केट में सोल्ड कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अच्छा वर्ड आ गया बच्चों, ठीक है, गुड्स समझ लिया। तो अभी अभी मैंने जस्ट आपको क्या समझाया, गुड्स। गुड्स मतलब सामान जो मैंने बेचने के पर्पस से खरीदा है, या जिसकी हेल्प से मैं कोई गुड्स बनाऊंगा फिर उसको मार्केट में बेच दूंगा। अब आ गया वर्ड स्टॉक। अब आ गया क्या वर्ड, स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं, स्टॉक उस आइटम्स को बोलते हैं, ठीक है, जो अभी अनसोल्ड है। क्या ऐसा गुड्स मतलब क्या बोला था मैंने आपको, सामान। ठीक है, जब एस लग जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, सामान। सामान, गुड्स मतलब बोला था ऐसा सामान जो मैंने बेचने के लिए लिया है। तो ऐसा है, आपकी दुकान है, आपने अपनी दुकान में, ठीक है, ये आपकी दुकान है, आपने अपनी दुकान में बहुत सारा आइटम रखा है, ठीक है, बिस्किट रखे हैं, ऐसे समझ लो। ये क्या रखे हैं, बिस्किट। तो इनको मैं क्या बोल रहा हूं, गुड्स। ये बिस्किट आपने किस पर्पस से रखे हैं, रीसेल, कि आप इनको क्या करोगे, अब बेचोगे। तो क्या ऐसा होता है सारे बिस्किट एक साथ बिक जाते हैं? मान लो ये बिस्किट बिक गया, ये 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 बिक गया, ठीक है, इतने सारे बिक गए, तो मैं उनको हटा ही देता हूं, ये सब बिक गए। अभी भी मेरे पास कुछ बिस्किट के पैकेट क्या है, बचे हैं। तो जो बिस्किट के पैकेट अभी तक क्या हैं, अनसोल्ड, जो अभी बिस्किट बिके नहीं है, तो उनको तब तक के लिए हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। समझ में आ गया? गुड्स मतलब ऐसा सामान जो मैंने बेचने के पर्पस से खरीदा है। जरूरी है क्या सारा सामान एक ही समय पे बिक जाएगा? कुछ धीरे धीरे बिकेगा, क्या पता अब ये जो बचे हुए बिस्किट हैं ये कल बिक जाए, परसों बिकेंगे तो, लेकिन कल। लेकिन जब तक ये अनसोल्ड हैं, जब तक ये नहीं बिके हैं, तब तक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टॉक। समझ में आ गया स्टॉक क्या होता है? अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो बच्चों ये एक ईयर का टाइम है, मान लीजिए कोई ईयर स्टार्ट होता है, वो हो रहा है 1 अप्रैल 2024।
और ईयर जो क्लोज होता है वो कब होगा? 31 मार्च 2025। तो ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2025 को। तो ऐसा होगा कि ये जो गुड्स आपकी दुकान में पड़े हैं, जब 1 अप्रैल को कोई भी ऐसा गुड जो होगा जो क्या है अनसोल्ड, 1 अप्रैल, अगर 1 अप्रैल को अगर गुड्स अनसोल्ड हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। और अगर वो 1 अप्रैल को है तो उसी स्टॉक को हम क्या नाम दे देते हैं? ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब है साल के स्टार्टिंग में, अप्रैल 1 हम बोलते हैं साल का स्टार्टिंग, ईयर स्टार्ट होता है, उस दिन अगर गुड्स अनसोल्ड हैं तो दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही साल के आखिरी दिन 31 मार्च, ठीक है, साल का आखिरी दिन कौन सा माना जाता है? दैट इज कॉल्ड 31 मार्च। अगर उस दिन भी कुछ गुड्स अनसोल्ड हैं, ठीक है, उस दिन भी कुछ गुड्स क्या हैं? अनसोल्ड हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। उनको क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया। अब बच्चों आगे आ गया डिस्काउंट। सर डिस्काउंट तो हमें पता है, जब भी आप सामान लेने जाते हो कहीं भी मार्केट में तो शॉपकीपर से क्या मांगते हो कि सर कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट मतलब प्राइस कम हो जाना, उसका प्राइस क्या हो जाना? कम। अब डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं बच्चों? दो तरीके के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। सर डिस्काउंट का मतलब तो हमें पता था कि किसी गुड्स के प्राइस कम हो जा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज 200 रुपए की थी, अगर उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया तो वो हमें 200 से कम की मिलेगी। लेकिन ये फर्स्ट बार सुन रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप गुड्स को बल्क में परचेज करते हो, लार्ज क्वांटिटी में। ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं? जब गुड्स को आप कैसे परचेज करते हो? बल्क में परचेज करते हो, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में। When discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods is called trade discount. दूसरी बात, it is not recorded in the books of account, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या बोल रहा हूं, कब मिलेगा हमें? जब आप और हम गुड्स को कैसे परचेज करेंगे? लार्ज क्वांटिटी में। आपने और मैंने एक टी शर्ट परचेज करी तो शॉपकीपर शायद उसके पैसे कम नहीं करेगा, लेकिन हम 10 टी शर्ट खरीदेंगे तो उसके पैसे कुछ क्या कर देगा? कम। जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हो तो उसमें जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और ऐसे डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट को समझिएगा, ये एक बिजनेस है, उनने इस एक कस्टमर है, हमने इनको गुड्स बेचा, ठीक है, हमने इनको गुड्स क्या किए? सोल्ड किए। लेट सपोज कितने रुपए के सोल्ड किए? 1 लाख, 1 लाख रुपए के गुड्स क्या करे? मैंने इनको बेचे। तो उसके बदले मैं इनसे क्या लूंगा? मनी। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कितने महीने के बाद पैसे दूंगा? 3 मंथ। 3 महीने के बाद आपको क्या दूंगा? पैसे। तो बच्चों 3 महीने तक ना मेरे पैसे अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि मेरे को भी तो पैसों की जरूरत होगी, मुझे और सामान लाना होगा, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, दुकान का किराया देना है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं मैं कितने महीने का, आप कितने महीने बाद आपको पैसे दूंगा? 3 महीने के बाद आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा, ये बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक चालाकी करूंगा, मैं इन पर्सन से बोलूंगा सर अगर ये 1 लाख रुपए आप मुझे आज दे देते हो या कल या परसों, मतलब जल्दी दे देते हो, 2-3 दिन के अंदर दे देते हो, तो मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा कितने परसेंट का? 5% का, ठीक है। तो क्या लालच दिया इस कस्टमर को कि सर अगर आप पेमेंट जल्दी दे दोगे, उसने कितना टाइम मांगा है? 3 महीने का। मैं कह रहा हूं अगर आप पेमेंट जल्दी दे दोगे, अभी दे दो, कल दे दो, परसों दे दो, मतलब 2-3 दिन के अंदर अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं आपको एडिशनल डिस्काउंट कितने परसेंट का दूंगा? 5%। तो अगर मैं इसे 5% का डिस्काउंट दूंगा तो अब मैं इससे मुझे इनसे कितने रुपए लेने होंगे?
95,000। बेचा सामान 1 लाख का था तो लेने भी 1 लाख थे, लेकिन वो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा कह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर आप मुझे आज पैसे दे दोगे तो मैं आपको एडिशनल कितना डिस्काउंट दूंगा, 5%। तो बताओ अब मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 95। तो अब आप इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, क्या ये जल्दी देने की कोशिश करेगा पैसे या नहीं? हाँ सर, जल्दी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इस तरीके के डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जब आप कस्टमर को जल्दी पैसे देने के लिए मोटिवेट करते हो, ठीक है, उस टाइम जो डिस्काउंट देते हो उस टाइप के डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात? तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब आप लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदोगे उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट, जब आप कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसे देने के लिए मना रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उस टाइम पे जो आप डिस्काउंट देते हो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। देखो लिखा है व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब है जल्दी देना। आप कस्टमर को ऐसा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो जिसकी वजह से वो आपको पैसे जल्दी देगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात? ये चीज थी कैश डिस्काउंट की। चलिए आगे चलते हैं। रिबेट, एक वर्ड और होता है बच्चों रिबेट, ये होता वही है, ठीक है, एक वर्ड जैसे अभी हमने डिस्काउंट पढ़ा कि आपको गुड्स क्या मिलेंगे, कम रेट में मिलेंगे, तो उसी टाइप का ही क्या होता है, रिबेट भी होता है, लेकिन इसको हम डिस्काउंट नहीं बोलते। रिबेट का मतलब भी यही है कि गुड्स जो हैं सस्ते में मिलेंगे, कम प्राइस में मिलेंगे, लेकिन इसको हम डिस्काउंट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, रिबेट। सर रिबेट क्यों बोलते हो? मान लो ये एक टी शर्ट है बच्चों, ठीक है, इसमें एक टैग लगा है, जब आप 5,000 रुपए, कितने रुपए की टी शर्ट है, 5,000। जब आप मॉल में, शोरूम में जाते हो तो हर टी शर्ट के पास, शर्ट के पास एक टैग लगा होता है जिसमें उसकी प्राइस बताई होती है। तो ये एक टी शर्ट है, उसमें भी एक टैग लगा है जिसकी प्राइस कितनी है, 5,000। लेकिन क्या हुआ ना, इस टी शर्ट में एक जगह पे थोड़ा सा डिफेक्ट है, ठीक है, इस जगह पे मान लो एक डिफेक्ट है, कहीं पे भी उस कपड़े में जिस क्वालिटी का वो होना चाहिए था उस क्वालिटी का नहीं है, उससे उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम है, माइनर सा डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट है, तो क्या तब भी वो गुड्स 5,000 में बिकेगा? तो हम क्यों लेंगे 5,000 में, हम दूसरा पीस ले लेंगे। हाँ, तो उस केस में शॉपकीपर क्या करता है, इस गुड्स को सस्ते रेटों में बेच देता है। मान लो उसने इसको कितने रुपए में बेच दिया, 2,000 रुपए में, तो कम में बेचा, तो उसको बोलते हैं रिबेट। जब कोई गुड्स की क्वालिटी अप टू स्टैंडर्ड नहीं होती तो उसको सस्ते रेटों में बेचा जाता है, तभी उसको बोला जाता है रिबेट। उसको क्या बोला जाता है, रिबेट। क्लियर हो गया रिबेट किसे कहते हैं? चलिए लास्ट पॉइंट, टर्नओवर। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, टर्नओवर। टर्नओवर मींस क्या होता है, टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर किसको बोला जाता है, टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक बिजनेस ने वही हम वापस से क्या समझ लेते हैं, टाटा मोटर्स क्या बनाती है, कार बनाती है, ठीक है, टाटा मोटर्स क्या बनाती है, कार बनाती है। ये कार क्या करेगी, सोल्ड। ऐसे ही दूसरी कार भी बनाएगी, उसको भी बेचेगी, तीसरी बनाएगी, चौथी बनाएगी, ऐसे ही हजारों कारें बेचते हैं। क्या बेचते हैं, हजारों कारें बेचेंगे। तो जब सारी कारों को बेचेंगे तो फिर उसके बदले क्या भी आएगा, पैसे भी आएंगे, ठीक है, उसके बदले क्या भी आएंगे, पैसे भी आएंगे। तो जितनी कारें बेची, टोटल जितनी कारें बेची उसको बोलते हैं टोटल सेल्स। जितने रुपए की भी कारें बेची तो उसको बोलते हैं टोटल सेल्स। तो इसी टोटल सेल्स को क्या बोला जाता है, टर्नओवर। जितने का अमाउंट का, जितने पैसे का हम टोटल सामान बेचते हैं उसको बोला जाता है टर्नओवर। और पर्टिकुलर पीरियड मतलब एक साल के अंदर अंदर। पीरियड कितने ईयर का होता है, 1 ईयर का। एक साल के अंदर आप जितनी भी सेल्स करोगे उसको मॉनिटरी टर्म में, उसको पैसे की वैल्यू में डिनोट करेंगे। जैसे एक कार 5 लाख की थी, एक कार कितने रुपए की थी, 5 लाख की। अगर आपने 10 कारें बेची तो कितने लाख की हो गई, 50 लाख की, तो आपका टर्नओवर 50 लाख। समझ में आ गया? ठीक।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए, सारे मैंने कवर, अब नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से सारे कवर हुए होंगे, लेकिन अब जब हम आगे अपना पढ़ेंगे और कुछ नए टर्म्स आएंगे तो उन टर्म्स को हम वहीं पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।